साथियों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। चलते हम लोग आज देखेंगे समान विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जिससे हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो या कोई टेक्निकल एग्जाम हो, एलपी हो, ड्राइवर हो, टेक्नीशियन हो, सब जगह यहाँ पर सवाल मिले। क्योंकि जो पढ़ने जा रहे हैं हम, ये भौतिकी का सबसे मौलिक विषय वस्तु है। इसी से भौतिकी की शुरुआत मानी गई है। तो जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, मोशन पढ़ा हमने, मोशन इन प्लेन के रूप में कई तथ्यों को जाना। अब इसी मोशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण नियम है, लॉ, और उसी लॉ को यहाँ पर देखना। तो आगे बढ़ाते हैं वीडियो को, जहां तक देख लिए थे पिछला वीडियो में उससे आगे चलते हैं और देखेंगे यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जिसमें 3-4 महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आपको जानकारी मिले। एक है जिसको इनर्शिया कहते, पहला इनर्शिया। दूसरा जो है वो एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको फोर्स कहते, और तीसरा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो यही 3 चीजों को यहां पर हम लोग समझने का प्रयास करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में, न्यूमेरिकल्स में, सभी चीजों में यहां से सवाल पूछा गया। बीपीएससी का वीडियो जो देख रहे हैं, 66 बीपीएससी का जो चल रहा है नवजीवन कैंपस का फ्री एजुकेशन प्रोग्राम, उस पे लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया है कि साइंस में बहुत ज्यादा बताया जा रहा है। तो ये ध्यान रखें कि हम सिर्फ बीपीएससी को ध्यान में रख करके वीडियो नहीं बना रहे। ये उन सभी बच्चों के लिए है जो साइंस को एक मौलिक विषय वस्तु के रूप में समझना चाहते हैं। क्योंकि जब आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में बैठेंगे आप कोई भी क्वेश्चंस को आसानी से हल कर पाएंगे। आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे हमने कहा केमिस्ट्री में इस बार 66 बीपीएससी में ऐसा सवाल पूछा था जो पहले नहीं पूछा जाता था, वो न्यूमेरिकल से संबंधित। तो ऐसा पूछ देता है, पूछने का कोई सिलेबस नहीं है, लेकिन हम एक मौलिक इतना जाने कि कुछ भी पूछा जाए हम बना सके। तो ये 3 चीजों को यहां समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें एक है इनर्शिया, जिसको हम जड़त्व कहते। तो ध्यान रखना है जड़त्व को, फोर्स जिसका मतलब बल होता है, और ये न्यूटन के गति का नियम है। तो न्यूटन के गति का नियम, तो ये 3 चीज पढ़ेंगे तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका फिजिक्स के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और फिर आप इससे जोड़ करके बहुत सारे प्रश्न को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलते एक एक करके देखते हैं, क्योंकि तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ। यहां पर जो बात आई है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसी को मेनली पढ़ना है सबसे ज्यादा, यही जरूर है, न्यूटन के गति का नियम। लेकिन इसको समझेंगे तो ये दोनों चीज भी स्पष्ट हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे मोशन या रेस्ट की बात। तो मोशन और रेस्ट 2 चीज हमने पढ़ा। तो मोशन और रेस्ट पिंडों की एक अवस्था, एक स्थिति है जो उसके सिचुएशन को, उसके स्टेटस को बताती है। पिंड अगर किसी रेफरेंस पॉइंट के आधार पर समय के साथ स्थान बदल ले तो कहते हैं मोशन में। कोई पिंड अगर रेफरेंस पॉइंट या निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपना स्थान ना बदले तो कहते हैं रेस्ट में। ये तो हमने पढ़ा है। तो ये दोनों सिचुएशन से रिलेटेड ये सब बातें। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि मोशन जो होता है या विराम जो होता है, पिंडों की अपनी एक स्थिति को दर्शाता है कि वो पिंड किस स्थिति में, और इस स्थिति से जब भी पिंड चेंज करना चाहता है, अपनी स्थिति को बदलना चाहता है, तो वहीं पर ये तीनों चीजों का एक कॉन्सेप्ट आता है, जिसके द्वारा हम समझते हैं कि पिंडों की स्थिति बदलती कैसे है और किस स्थिति में पिंड का मोशन, रेस्ट और बल, इनर्शिया का निर्धारण होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को एक नियम पढ़ना है, जिसको ध्यान रखना है, नाम है गैलीलियो का नियम। तो ध्यान रखना है, गैलीलियो का नियम पढ़ेंगे तो यहां से कुछ चीजें स्पष्ट हो, और इसके बाद हम लोग को देखना है गैलीलियो के नियम के बाद इन तीनों विषय वस्तु को, जिसके बारे में हेडिंग में बताया, जड़त्व या बल या न्यूटन गति का नियम। तो गैलीलियो बहुत पहले एक तथ्य बताया था पिंडों के रेस्ट और मोशन से संबंधित,
कि रेस्ट और मोशन का जो स्थिति है उस स्थिति को समझाने के लिए नियम आया था। और नियम में गैलीलियो ने 2 पॉइंट बताया। पहला पॉइंट बताया कि जो पिंड विराम में है वह विराम में रहना चाहती है। ये ध्यान रखना, विराम में रहना चाहती। पहला पॉइंट बताया गैलीलियो ने कि जो पिंड रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहती। इसके अलावा दूसरा बताया कि कोई पिंड अगर गतिमान है तो पिंड गतिमान है तो वह अपने गति को बनाए रखना चाहती है। ये 2 पॉइंट बताया। ये जो है 2 तरह के सिचुएशन है पिंडों में, क्योंकि 2 ही कंडीशन है, या तो कोई रेस्ट में है या मोशन में है। लेकिन अगर पिंडों को अगर दोनों सिचुएशन में देखा जाए तो जो विराम में है वो विराम में ही रहना चाहती, और जो गतिमान है वो एक बार गति में आ जाता है तो फिर वो गति को बनाए रखना चाहती। मतलब जो विराम में है वो चलना नहीं चाहती है, और जो चलना शुरू कर दे तो फिर वो रुकना नहीं चाहती। यही कहना था गैलीलियो का। और ये जो दोनों सिचुएशन है, इस सिचुएशन को एक नाम दे दिया जिसको जड़त्व कहा गया। तो ध्यान रखना है जड़त्व को। तो जड़त्व कुछ नहीं है, जड़त्व का सिंपल मीनिंग है, इनर्शिया का सिंपल मीनिंग है कि किसी भी पिंड द्वारा अपने स्थिति पर कायम रहने की प्रवृत्ति, स्थिति पर कायम रहने की प्रवृत्ति या गुण भी कह सकते हैं। तो किसी भी पिंड द्वारा अपने स्थिति पर जो कायम रहने की प्रवृत्ति होती है, कि मतलब जो जैसे है वैसा ही रहना चाहता है, इसी को हम एक नाम दे देते हैं जड़त्व। तो ध्यान रखना है, पिंड द्वारा अपने स्थिति पर कायम रहने की जो प्रवृत्ति होती है वही उस पिंड का इनर्शिया कहलाता। जड़त्व को आप जड़ता भी समझ सकते हैं। कोई आदमी जड़ हो जाए, मतलब बिल्कुल सन्न हो जाए, जैसा है वैसा ही रह जाए, उसमें कोई चेंज ना हो। और यही कहना था गैलीलियो का कि जो विराम में है वो विराम में रहना चाहती है, जो गतिमान है वो गति को बनाए रखना चाहती है। और इस दोनों सिचुएशन को, जो ऊपर दोनों कंडीशन लगा हुआ है कि जो विराम में रहेगा, गति में रहना चाहेगा, इन दोनों गुणों को ही पिंडों का जड़त्व कहा जाता है। तो जड़त्व में कुछ नहीं है, अपने स्थिति पर कायम रहने की प्रवृत्ति है। यही ध्यान रखना, जो जिस स्थिति में है वो अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं होना चाहता, वो अपने चाहता है जैसा है वैसा ही रहे, इसमें कोई बदलाव ना। ये ध्यान रखना। अब यहां प्रश्न उठता है कि जड़त्व का गुण आता क्यों है, या क्यों जड़त्व होता है किसी पिंडों में, ये स्थिति पर रहने की गुण कहां से डेवलप होता। तो ध्यान रखना है कि गैलीलियो ने जब इसको देखा तो पता चला कि जड़त्व जो है वो पिंडों के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अर्थात पिंडों के द्रव्यमान से जड़त्व को मापा जाता है। ये ध्यान रखना। तो जब मापना होगा तो आपको यह देखना होगा कि किसका द्रव्यमान कितना है। तो द्रव्यमान ही पिंडों में जड़त्व का आधार है। पिंड में द्रव्यमान है इसलिए उसमें इनर्शिया, अगर द्रव्यमान ना हो तो इनर्शिया नहीं होगा। और हमने पढ़ा है कि पदार्थों में द्रव्यमान एक बहुत ही मौलिक गुण है, द्रव्यमान पिंडों में या पदार्थ में होता है, और यही द्रव्यमान पिंडों के इनर्शिया के गुण को निर्धारित करता है। अब इसका जो मापन होगा वो द्रव्यमान के आधार पर होगा। ध्यान रखना, द्रव्यमान जैसा जिसमें होगा उसमें उसी रूप में जड़त्व का गुण होगा। अब यहां ध्यान रखना है कि ये ध्यान देंगे अगला पॉइंट कि जिस पिंड का द्रव्यमान ज्यादा होगा, पिंड का द्रव्यमान ज्यादा होगा, उसमें जड़त्व का गुण भी ज्यादा होगा, जड़त्व का गुण ज्यादा होगा। यह ध्यान रखना है। और जिस पिंड में द्रव्यमान कम होगा, द्रव्यमान कम होगा, उस पिंड में जड़त्व का गुण भी कम होगा, जड़त्व का गुण
कम होगा, ये ध्यान रखना। तो स्थिति पर कायम रहने की जो प्रवृत्ति है वो द्रव्यमान से निर्धारित हो रहा है, और जैसे जैसे पिंड में द्रव्यमान बढ़ेगा उसमें इनर्शिया का गुण भी बढ़ता चला जाए, और जिसमें भी द्रव्यमान कम होगा उसमें कंपैरेटिवली भी ज्यादा द्रव्यमान वाले से इनर्शिया का गुण कम पाया जाए। जैसे आपसे पूछ दे कि जड़त्व का मान है, या पूछ दे ऐसे क्वेश्चन के रूप में कि जड़त्व का मान सबसे अधिक है, और सबसे अधिक है और डैश दे दे, और क्वेश्चन का ऑप्शन दे, एक पहला 2 kg, दूसरा 4 kg, तीसरा 6 kg, और चौथा जो ऑप्शन है ये 8 kg। तो सबसे अधिक किसमें? तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। तो हमने इसीलिए कहा कि द्रव्यमान ही किसी पिंड को अपनी स्थिति पर रहने के लिए मजबूर करता। अब यहां पर जड़त्व जो बताया गैलीलियो ने वो 2 तरह का बताया, कि 2 तरह का सिचुएशन। पिंड चाह रहा है कि जो विराम में है वो विराम में रहेगा, और जब एक बार गतिमान हो गया तो फिर वो गति को बनाए रखना चाहे। अर्थात पिंड में 2 तरह के सिचुएशन पर रहने की प्रवृत्ति है। कुछ पिंड चाह रहा है कि हम विराम में है तो विराम में रहें, और जब गति पकड़ लें तो फिर गति में रहे। मतलब 2 ही तरह का कंडीशन, विराम वाला विराम में रहना चाह रहा और गति वाला गति को बनाए रखना चाह रहा। अब इस हिसाब से जब हम जड़त्व को स्टडी करते हैं तो गैलीलियो ने जो इनर्शिया बताया वो 2 तरह का बताया। गति वाले को अलग रूप में देखा, विराम वाले को अलग रूप में देखा। जब विराम वाले को देखा तो इसको विराम जड़त्व कहा, और जब गति वाले को देखा तो उसको गति जड़त्व कहा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि इनर्शिया ऑफ मोशन कौन है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कौन है, कब कौन विराम जड़त्व का उदाहरण है, कौन गति जड़त्व का उदाहरण है। और जड़त्व का नियम दिया किसने? तो ये गैलीलियो ने दिया। तो ये ध्यान रखना इन चीजों को। अब यहां पर ध्यान दें, हमने कहा कि जड़त्व जो है उसका निर्धारण पिंडों के द्रव्यमान से होता है। अब हम एक एग्जांपल दे रहे हैं जिससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी बातें कि कैसे हम निर्धारण करें। जैसे हम कहें कि एक पिंड है, एक सतह है, सरफेस है, और इस पिंड पर पहले तो एक ईंट रखा हुआ है ऐसे। तो ये ईंट है, ये एक सतह पर रखा हुआ, और इसी के बगल में एक पौधे से टूट कर गिरा हुआ लीफ रखा हुआ, पत्ती। दोनों एक ही जगह पर है, सड़क पे है, और दोनों का इन्वायरमेंट एक जैसा। अंतर इतना ही है कि इस लीफ का मास थोड़ा ज्यादा है। ये लीफ ईंट जो है ये 2 kg का है, और ये जो है ये 10 ग्राम का पत्ती लीफ। मतलब मास इसका ज्यादा, इसका कम है। अब यहां पर एक हवा ऐसे चले, इधर से एक तेज हवा का झोंका आए, तो हवा का झोंका आएगा तो आप एक थोड़ा सा अनुभव कर सकते हैं लाइफ में कि हवा का झोंका जब चलेगा तो ये दोनों पर फोर्स लगाएगा बराबर। इसका जो हवा का झोंका का बल होगा ईंट पर भी लगेगा, पत्ती पर भी लगेगा। लेकिन इस हवा के झोंका से पत्ती उड़ करके हो सकता है दूसरी जगह चला जाए, लेकिन ईंट यहीं पर रहे। मतलब ये जो दोनों विराम में है, दोनों रखा हुआ है, मतलब दोनों विराम में, लेकिन ये विराम जो है इस हवा के कारण भंग हो गया इसका। ये विराम जड़ा तो टूटा, लेकिन ये अपनी स्थिति में विराम को बनाए हुए। तो क्यों ये नहीं टूटा? क्योंकि इसका मास ज्यादा। ये क्यों विराम टूट गया? क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में इसका मास कम है। मतलब एक पत्ती का जो है जड़त्व का गुण कम है एक ईंट से या पत्थर से। कारण ये है कि ईंट का जो द्रव्यमान है या पत्थर का द्रव्यमान है वो पत्ती की तुलना में ज्यादा। अर्थात जब भी मेजरमेंट होगा द्रव्यमान जड़त्व का तो द्रव्यमान से होगा। और आपको ध्यान रखना है कि जिस पिंड का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसमें जड़ता या जड़त्व का गुण या इनर्शिया को गुण ज्यादा मिलेगा। या अगर गति पकड़ लिया तो ज्यादा द्रव्यमान वाला उस गति को ज्यादा बनाए रखना चाहेगा। अगर विराम में एक बार बैठ गया तो फिर उठना नहीं चाहेगा। कॉमनली हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि एक मोटा व्यक्ति जब चलता है तो रुकना नहीं चाहता, और जब रुक जाता है एक बार बैठ गया तो फिर उठना नहीं चाहता। यही कंडीशन, जो मास उसका है वो इनर्शिया को मेंटेन करने का काम कर रहा। तो इन चीजों को ध्यान रखना। अब यहां पर जो गति जड़त्व और विराम जड़त्व है इसको समझना। मतलब गैलीलियो ने जो बताया
उसके आधार पर जड़त्व को हम दो भाग में बांट देते। और क्या है वो दोनों, जिससे अक्सर सवाल एग्जाम में पूछा जाता। तो पहला ध्यान रखना है कि गैलीलियो ने जो दिया था जड़त्व का नियम, उसके हिसाब से जड़त्व दो प्रकार के होते हैं। ये ध्यान रखना कि जड़त्व जो हैं दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन है इसी को समझना है। और आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके उदाहरण पर ध्यान रखें। आप इसके आसपास में होने वाली ऐसी भौतिक घटनाओं पर नजर रखें जो जड़त्व को प्रदर्शित करता, और वहीं से सवाल आपसे ऑब्जेक्टिव में अक्सर एग्जाम में पूछा जाए, बार बार पूछेगा। और ये तीनों को जोड़कर पूछेगा, जड़त्व को, बल को, न्यूटन्स लॉ को और गैलीलियो के नियम को, सबको एक साथ कंपाइल करेगा और आपके सामने क्वेश्चन को प्रस्तुत कर देगा। तो बिल्कुल आसान है, कॉन्सेप्ट को समझें, आप बिल्कुल आसानी से सवाल आंसर कर सकते हैं। अब जड़त्व दो प्रकार के हैं, जिसमें पहला जो जड़त्व है इसका नाम है विराम जड़त्व। तो विराम जड़त्व या इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बिल्कुल आसान है, कुछ है नहीं। अभी हमने पढ़ा कि पिंडों में अपनी स्थिति पर कायम रहने की प्रवृत्ति, वो अपनी स्थिति को बदलना नहीं चाहती, क्योंकि उसका द्रव्यमान ऐसा करने पर उसको मजबूर करता। द्रव्यमान चाहता है कि वो जिस स्थिति में उसी स्थिति में रहे। अब यहां पर विराम जड़त्व का मतलब क्या है कि किसी पिंड में, कोई भी पिंड है तो किसी पिंड में विराम में रहने की जो प्रवृत्ति होती है, विराम में रहने की प्रवृत्ति जो होती है, उसी को हम विराम जड़त्व कहते हैं। मतलब विराम में है तो वो विराम में ही रहेगा, वो नहीं चाहेगा कि हम गति में आए। तो जो पिंड विराम में है वो विराम में रहने की प्रवृत्ति जो उसकी है, वही उसका विराम जड़त्व है। और विराम जड़त्व के कारण हमारे आसपास कई ऐसी घटनाएं घट जाती है जो इस विराम जड़त्व का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन करता। और इसलिए एग्जाम में साइंस के अंतर्गत तो ध्यान रखना है, वही चीज पूछेगा जो हमारे लाइफ में आसपास में घटनाएं घटित होती रहती है। तो इन सब चीजों पर ध्यान रखें कि कौन सी घटना किससे रिलेटेड। तो विराम में रहने की जो प्रवृत्ति है वो विराम जड़त्व है। अब विराम जड़त्व का उदाहरण देखें तो कई उदाहरण, जैसे पहला जो है, एक उदाहरण जो है कि कोई वाहन हो और वाहन रुकी हुई हो, तो वाहन रुकी हुई अचानक चलना शुरू करे, अचानक चले तो उस पर सवार जो व्यक्ति है, तो वाहन रुकी हुई अचानक चले तो सवार व्यक्ति का, जो उस गाड़ी पर सवार है, उस व्यक्ति का पीछे की तरफ झुक जाना, पीछे की तरफ झुकना एक विराम जड़त्व का महत्वपूर्ण उदाहरण। तो ये एक कॉमन सवाल है जो पूछ देता कि गाड़ी रुकी हुई हो और अचानक चलना शुरू कर दे तो वो झुकेगा आगे की तरफ, पीछे की तरफ। तो ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा होगा तो पीछे की तरफ झुकेगा। और पूछ दे कि गाड़ी, वाहन रुकी हुई अचानक चले तो पीछे की तरफ झुक जाता है, क्यों? क्योंकि वो पिंड में विराम जड़त्व लागू हो रहा है। इसलिए होता क्या है कि बाइक ही है, बाइक, मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल पर देखते होंगे कि हम लोग चलते हैं और महिलाओं में अक्सर ऐसे घटना घट जाती है कि एक आगे बाइक चलाने वाले हो, ड्राइव करने वाले, और एक महिला पीछे बैठी हो और अचानक से बाइक रेस्ट में है, सवारी चढ़ी और चलना शुरू करे तो अक्सर महिलाएं गिर जाती हैं कभी कभी। तो गिरती हैं, कारण क्या है कि विराम जड़त्व को फॉलो करने का ध्यान उनको नहीं रहता। होता कि गाड़ी रुकी हुई तो गाड़ी पर जो भी पिंडे मौजूद है वो सब रुकी हुई, लेकिन जब गाड़ी चलना शुरू किया तो गाड़ी का नीचे वाला पोर्शन जो बॉडी का टच कर रहा है गाड़ी से, वो गति में आ जाता है, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन जो कमर के ऊपर है वो अपने रेस्ट को बनाए रखना चाहता। तो नीचे वाला पोर्शन आगे भागेगा, ऊपर वाला रेस्ट में रहना चाहेगा, वो आगे नहीं जाएगा उसके साथ, तो अचानक रूप से वो पीछे की तरफ झुकेगा। और अगर आप सतर्क नहीं हैं तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति अचानक गाड़ी से गिर जाते हैं। तो ऐसा अगर हो तो ध्यान रखना है कि ये विराम जड़त्व का एक महत्वपूर्ण उदाहरण। इसी के साथ ध्यान रखना है कि अगर किसी कंबल पर, कंबल ब्लैंकेट है या कोट जो पहनते हैं हम लोग, तो सूट वगैरह पहनते हैं, तो कोट हो या कंबल हो और इस कंबल को डंडे से पीटा जाए, तो डंडे से पीटेंगे तो धूल कण का बाहर आ जाना, धूल कण का बाहर आ जाना एक महत्वपूर्ण घटना है जो
विराम जड़त्व को शो करता। तो कंबल में आप देखते होंगे गद्दा जो तोशक का काम करता है, डंडे पीटता है, और डंडा पीटेगा तो उसके अंदर से धूल कण बाहर आ जाते। ब्लैंकेट को लटका उसको डंडा मारे तो धूल कण उससे बाहर निकले। तो क्यों निकल रहा है? क्योंकि धूल कण जो है वो विराम जड़त्व को शो कर रहा। होता क्या है कि मान लिया कि एक कंबल है, ऐसे ब्लैंकेट, ये ब्लैंकेट है जो उलन है, ऊल के धागे से बना हुआ है, और ये ब्लैंकेट है जिसमें फाइबर्स हैं, रेसे हैं, और रेसा ऐसे बुनाई करके ब्लैंकेट बनाया गया। अब इसके खाली जगहों में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल घुसे हुए, और कंबल ऐसे लटक रहा है, रेस्ट में है कंबल। तो कंबल रेस्ट में, तो इसके इसमें मौजूद धूल कण भी रेस्ट में। अब डंडा जब मारेंगे इस पर, स्टिक से अगर प्रहार किया जाए यहां से, तो स्टिक से प्रहार करेंगे तो ब्लैंकेट जो सीधा होगा ये मुड़कर ऐसे हो जाए, जहां डंडे का प्रहार होगा पीछे जाएगा, तो ब्लैंकेट तो पीछे जाएगा जो कि डंडे का प्रहार हो रहा। लेकिन जो धूल कण उससे जुड़ा हुआ नहीं, इंडिपेंडेंट है, वो चाहे कि हम वहीं पर रहें और परिणाम स्वरूप धूल कण यहीं पर नीचे गिर जाए, क्योंकि विराम को बनाए रखना चाह। अगर कंबल के साथ धूल कण भी पीछे चला जाता तो धूल कण बाहर नहीं आता। तो ध्यान रखना है कि कंबल या कोट पर डंडे के प्रहार करने से धूल कण का बाहर आ जाना विराम जड़त्व को शो करता। इसी में एक एग्जाम्पल है कि किसी वृक्ष पर फल लगा हो, आम लगा हो, और उसकी शाखा को हिलाया जाए, तो आम का गिर जाना ये भी विराम जड़त्व को शो कर रहा है। जैसे ब्लैंकेट, वैसे मान लिया हम ऐसे समझे कि एक ऐसे शाखा है मैंगो ट्री का, और इसमें एक मैंगो ऐसे फल रहा, तो मैंगो है ये। अब शाखा को ऐसे हिलाते हैं, नॉर्मली बगीचे में जब मैंगो सीजन होता है तो हिलाते तो आम गिर जाता है टूटकर। क्यों टूटता है? क्योंकि ये अपने रेस्ट में नीचे लटक रहा, ये नहीं चाह रहा कि हम यहां से कहीं जाएं। आप शाखा को ऐसे ऐसे करेंगे तो ये अपने नीचे की तरफ अपने आप को होल्ड करेगा, और परिणाम स्वरूप यहां पर दबाव पड़ेगा, और दबाव पड़ने से यहां टूटेगा, और टूट कर ये गिर जाएगा। अगर इस शाखा के साथ आम भी इधर आ जाए या पीछे जाए तो आम भी पीछे चला तो आम नहीं टूटेगा। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि विराम जड़त्व की घटना शो हो रही। तो ऐसा अगर कभी भी पूछ दे तो आपको समझना है कि विराम में पहले था कि गति में था। अगर वो विराम में है पहले से, तो निश्चित तौर पर विराम जड़त्व का ही उदाहरण हो, क्योंकि यहां सब देख रहे हैं विराम में है और विराम के बाद चलना प्रारंभ करता। लेकिन जब इसका उल्टा देखें और उल्टा जब करेंगे तो हो जाएगा वो गति जड़त्व, और गति जड़त्व वही शो करेगा जो पिंड पहले से गतिमान स्थिति में होगा। तो गतिमान स्थिति में होगा तो वो अपनी गति को बनाए रखने की जो प्रवृत्ति शो करेगा वो गति जड़त्व कहलाए। तो दूसरा जो उदाहरण है इसको हम लोग गति जड़त्व कहते, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है? तो इनर्शिया ऑफ मोशन कहता है कि किसी भी पिंड में, किसी भी गतिमान पिंड में गति को बनाए रखने की प्रवृत्ति, गति को बनाए रखने की प्रवृत्ति, अगर ऐसा हो तो उसको हम गति जड़त्व कहें। मतलब जो चल रहा है तो रुकेगा नहीं, और रुकना जब चाहेगा तो उस समय वो गति जड़त्व के गुणों को प्रदर्शित करेगा। जस्ट इसका उल्टा कर दे तो विराम जड़त्व का उल्टा गति जड़त्व होता है। और गति जड़त्व का उदाहरण जब भी होगा तो ध्यान रखना है कि वो पिंड पहले से गतिमान होगा। जो विराम जड़त्व का उदाहरण होगा वो पिंड विराम में होगा और चलना चाहेगा। गति जड़त्व में जो होगा जो गति में रहेगा और एक अचानक रुकना चाहेगा। जैसे हमने कहा कि गाड़ी चलती है और गाड़ी चलती है, अचानक रुकी हुई गाड़ी चलती है तो आदमी पीछे झुक जाता, और गाड़ी पहले से चल रहा है और कोई अचानक ब्रेक मार दे तो आदमी आगे की तरफ झुक जाता। तो जस्ट उसका पीछे झुका तो विराम जड़त्व और आगे की तरफ झुका तो गति जड़त्व। देखते होंगे बहुत सारे बसें चलती है जो सिटी बसें होती है, तो सिटी बसों में स्टॉपेज बहुत कम होता और बसें बहुत अचानक ब्रेक मारती है।
बहुत लोग, पॉपुलेशन अधिक होने की वजह से, जनसंख्या अधिक है, तो बसों में ठूस ठूस कर लोग जाते हैं, जगह नहीं लेकिन खड़े होते हैं। तो बहुत सारे सीट पर हैं, खड़े हैं, सीट पर हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन खड़े होते हैं उनमें ये ज्यादा महसूस होता है। खड़े हैं और गाड़ी चल रही है स्पीड में, कोई आगे ड्राइवर को कुछ मिला, दिखाई दिया, वो अचानक ब्रेक लगाया, तो जो पैसेंजर है वो तैयार नहीं होते हैं, उनको पता नहीं होता कि आगे गाड़ी रुकने वाली है, चल रही है तो चलती चलती रहेगी। लेकिन जैसे ही ब्रेक मारता है तो जो पैसेंजर खड़े होते हैं अचानक से लड़खड़ा जाते हैं आगे की तरफ। कई बार खाली होगा तो पीछे से खड़ा बस का यात्री दौड़ता हुआ आगे चला आता है, और अगर संभल कर नहीं तैयार है, पकड़ के नहीं रखा है, तो कई बार गिर जाते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती। तो ध्यान रखना है कि इसमें 2-3 उदाहरण यहां भी है। पहला तो है कि यही कि अगर चलती हुई वाहन के रुकने से, चलती हुई वाहन के अचानक रुकने से सवार व्यक्ति का आगे की तरफ झुक जाना, आगे की तरफ झुकना। तो आगे की तरफ झुक जाना ये एक गति जड़त्व का उदाहरण। कई बार जो हमने कहा सिटी बसों की बात, तो वाहन चल रही हो और उससे उतरने पर व्यक्ति का आगे की तरफ गिर जाना, ये जो है ये गति जड़त्व का उदाहरण। तो ऐसे कई उदाहरण, आपको सिंपल यह ध्यान रखना है कि पिंड जो गति जड़त्व होगा तो गति में रहेगा और विराम में आना चाहे, और जो विराम जड़त्व में होगा वो विराम में रहेगा और गति में आना चाहे। तो यही 2-3 चीजों को ध्यान रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि जड़त्व का नियम दिया किसने, तो आपको ध्यान रखना है गैलीलियो। जड़त्व कितने प्रकार का, तो 2 प्रकार का, गति जड़त्व और विराम जड़त्व। जो पिंड पहले से गतिमान है वो गति जड़त्व को शो करे, और जो पिंड पहले विराम में है और बाद में गति में आना चाहता है तो वो विराम जड़त्व को शो करे। तो यही गैलीलियो का नियम, इनर्शिया जड़त्व क्या। अब यहां के बाद हम लोग को जो मेन यहां टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये ध्यान रखना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां इससे सवाल नहीं पूछा जाता। तो न्यूटन के गति का नियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला तो कि ये नियम 1687 ईस्वी में एक पुस्तक में आया था। तो 1687 ईस्वी में एक पुस्तक लिखा गया था, नाम था प्रिंसिपिया। तो प्रिंसिपिया को ध्यान रखेंगे, एक पुस्तक। तो 1687 में प्रिंसिपिया पुस्तक में इस नियम के बारे में वर्णन किया गया, और एक पुस्तक लिखा था सर आइजैक न्यूटन ने। तो ये ध्यान रखना है कि ये नियम जो दिया ये न्यूटन ने दिया, और इसलिए न्यूटन को भौतिकी का पिता भी कहा जाता है। तो दोनों पॉइंट पूछे। पहला तो पूछा कि प्रिंसिपिया पुस्तक लिखा किसने, तो न्यूटन ने लिखा। या न्यूटन के गति का चर्चा प्रिंसिपिया में हुआ था, वो प्रिंसिपिया पुस्तक कब लिखा गया या कब प्रकाशित, तो 1687। अब ये न्यूटन ने मोशन को समझने के लिए गति से संबंधित नियम दिए, और नियम जो दिए न्यूटन ने वो एक एक करके 3 नियम प्रस्तुत किए, और तीनों नियम के द्वारा गति को पूरी तरह से समझाया कि गति पिंडों में होता कैसे, क्या क्या घटनाएं घटती है जो पिंडों में मोशन को समझने में मदद मिलती है। तो इसी को समझना है तो न्यूटन ने 3 नियम दिए, और उसी में हम लोग को एक एक करके देखना, जिसमें हम आज पहला नियम की चर्चा करने जा रहे हैं। तो न्यूटन के गति का पहला नियम, इसको प्रथम नियम भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, पहला नियम है न्यूटन के गति का। 3 नियम पढ़ना एक एक करके। ये ध्यान रखना है कि प्रिंसिपिया पुस्तक में 1687 में न्यूटन ने इसके बारे में चर्चा किया, और पहला नियम जो दिया वो कहा 2 स्टेटमेंट, जो गैलीलियो का था उसको आगे बढ़ाया।
इसी को उठाकर यहां रखा, इसमें एक स्टेटमेंट और जोड़ दिया। अब इसी के आधार पर चीजों को बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो गई। पहला पॉइंट कहा कि जो पिंड विराम में है, जो पिंड विराम में है, विराम में है, वो विराम में रहना चाहती है। ये कहा जो पिंड विराम में है वो विराम में रहना चाहती है। ये पहला स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट को तोड़ तोड़ करके पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल आसान हो जाए। ये बात गैलीलियो ने भी बताया कि जो पिंड विराम में विराम में रहना चाहे। दूसरा पिंड कहा, दूसरा पॉइंट, कि जो पिंड एक समान गति से चल रहा है, एक समान गति के बारे में बताया है मैंने, तो एक समान गति से चल रहा है तो उसी गति से चलते रहना चाहता है, उसी गति से चलना चाहती है। ये दो स्टेप, तो ये विराम जड़त्व और गति जड़त्व, जिसके बारे में गैलीलियो पहले चर्चा कर चुके और 1687 में इसी को और बेहतर ढंग से न्यूटन ने रखा। पहला कहा दिया कि जो पिंड विराम में है वो विराम में रहना चाहती है, और दूसरा कहा कि एक समान गति से चल रहा है तो उस गति से चलना चाहती है जो पिंड चल रही। तो ये दोनों कंडीशन के लिए एक शर्त लगा दिया न्यूटन ने कि कब तक होगा। तो इसके बारे में बताया कि कौन विराम में है और जो एक समान गति से जो चल रहा है वो कब तक होगा। तो उसके लिए कंडीशन लगा कि दोनों स्थिति तब तक होगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, बाह्य बल कार्य न करे। एक स्टोटेड, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस नियम का। तो ये ध्यान रखना है कि न्यूटन ने एक कंडीशन लगा दिया जिसके बारे में गैलीलियो ने चर्चा नहीं किया। इसके पहले अरस्तु ने भी चर्चा किया था विराम के बारे में, लेकिन ये बात फाइनली आकर के न्यूटन ने पूरी तरह से डिफाइन कर दिया कि जड़त्व का गुण जो है विराम का या गति का तब तक होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगे। बाह्य बल लगा देंगे उसका इनर्शिया भंग हो जाए। एक पिंड रखा हुआ है, गेंद मैदान पर है, फुटबॉल है, तो पिंड को मैदान पर रख देंगे, गेंद को पड़ा रहेगा। कब तक पड़ा रहेगा? जब तक कोई उसको किक ना करे। तो जो किक करते हैं हम लोग, तो किक जो हुआ उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा, अब चलना शुरू कर दिया, और चलने लगा तो तब तक चलेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। हवा अगर हटा दें, फ्रिक्शन ना हो, या सतह पर गेंद उड़ा करिए तो सतह का फ्रिक्शन ना हो, तो गेंद फिर चलना शुरू करेगा, तो फिर रुकेगा नहीं। तो रुका क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स के रूप में घर्षण बल उस पर काम कर रहा। तो यही कहा बाह्य बल के बारे में, और इस प्रकार से न्यूटन ने पहला नियम दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। अब जो प्रस्तुत किया पहला नियम, इसको हम 3 स्थिति में याद रखें। पहला कि पहला नियम जो दिया था न्यूटन ने, यह एक चीज बताया कि बल क्या होता है, मतलब इस नियम से बल की परिभाषा मिल जाती है, डिफिनेशन। पहला ध्यान रखना कि जो पहला नियम दिया न्यूटन ने, उससे बल को समझने का मौका मिलता है कि बल होता क्या है, जो अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो बल क्या है, इस परिभाषा को बताया प्रथम नियम। दूसरा बताया कि न्यूटन का पहला नियम कुछ अलग नहीं है, इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और ये भी पूछेगा एग्जाम कि न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, तो ये पहला नियम ही है। तीसरा यही नियम सेम दिया था गैलीलियो ने, इसलिए इसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना। तो यही 3 पॉइंट, जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम और बल की परिभाषा न्यूटन के पहला नियम या प्रथम नियम से प्राप्त होता, और इसके द्वारा दुनिया में पहली बार बल के बारे में पता चला। तो ये ध्यान रखना है, कभी पूछ दे
कि बल के बारे में बताने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो बल के बारे में बताने वाला व्यक्ति न्यूटन थे। ये ध्यान रखना, क्योंकि न्यूटन ने ही एक बल का नया कॉन्सेप्ट लाया कि बल क्या होता है और बल के द्वारा हम क्या क्या चीजों को समझ सकते हैं। तो यही प्रथम नियम की बात या इनर्शिया की बात, गैलीलियो का नियम, बल की परिभाषा। अब यहां के बाद हम लोग को न्यूटन्स का सेकेंड लॉ देखना, जो हम लोग अगले वीडियो में देखें, क्योंकि वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसमें कुछ न्यूमेरिकल सेक्शन भी है, संख्यात्मक बातें भी पढ़नी होगी। तो इतना चीज आप ध्यान रखें, यहां से ऑब्जेक्टिव में अक्सर सवाल पूछा जाए। तो थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा को शेयर करें। फिर मिलूंगा अगले विषय में अगले वीडियो के साथ।